नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड के सीएम दिल्ली दौरे पर हैं। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षण स्थान है। अब तक विभिन्न औद्योगिकी समूहों के 22,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर माह में ग्लोबल समिट प्रस्तावित है। इसी के संबंध में उद्योग समूह के लोगों के साथ दिल्ली में मंथन किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक संगठनों में भी चर्चा की जाएगी जो निवेशकों को उद्योग के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंडस्ट्री, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो और सौर ऊर्जा आदि विभागों की नीति में कई संशोधन किए हैं। निवेशकों के लिए निवेश को जो भी सबसे रास्ता हो सकता है वे अपनाया गया है। इसमें उद्योग समूह के सुझावों पर भी अमल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 22,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस बार 2.5 लाख करोड़ का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि निवेश के जो प्रस्ताव मिल चुके हैं उन्हें मुख्य कार्यक्रम से पहले धरातल पर उतारा जाएगा। जिस प्रकार से प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जिला कांग्रेस संगठन रानीखेत की ओर से द्वाराहाट में कार्यक्रम कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में स्वर्गीय राजीव गांधी की ओर से किए गए कार्यों को बताया गया। ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष कांग्रेस रानीखेत नारायण रावत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उत्तराखंड में भू अध्यादेश और यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। बता दें कि भू अध्यादेश को लेकर भी प्रदेश में लंबे समय से मांग चलती आ रही है। इसको लेकर सरकार सकारात्मक कदम उठाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार ने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं और जल्द ही इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। उन्होंने भू अध्यादेश को लेकर भी कहा कि प्रदेश में इस समय जो स्थिति दिख रही है उसके तहत प्रदेश में भू अध्यादेश को शीघ्र लागू करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, आप जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव, एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेके अभी तक आप सब चीज जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। और इसी प्रकार भू अध्यादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमारे यहाँ की जनता की भी मांग है और जरूरी भी है, ये मुझे लगता है कि आज इसकी आवश्यकता भी लगती है। जो हालात मैं देख रहा हूँ, ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव हमें मिला है, सरकार को मिला है, वो परीक्षण के उपरांत उस पर भी हम एक कड़ा भू कानून लाने की स्थिति में है और बहुत जल्द इन दोनों पे हम लोग निर्णय लेंगे। और शायद ये भी मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद एक आम धारणा बनेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कदम बढ़ा रहे हैं वो इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम होगा। और अन्य जो कदम इससे पहले चाहे नकल अध्यादेश के लोग के होंगे या अन्य जो भी कानून हमारे द्वारा यहाँ बनाए गए हैं, तो एक अच्छे सरकार के मुखिया के रूप में जो उन्होंने अपना रोल अदा किया है वो आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड में वन भूमि के अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जोर शोर से शुरू किए गए अभियान के ढीला पड़ते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूछना पड़ा कि अभियान ढीला क्यों पड़ गया है। इस पर वन विभाग के अधिकारियों ने बारिश और कई अन्य तर्क भी मुख्यमंत्री को दिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अभियान को तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसे लेकर मुख्य वन संरक्षण नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश भर में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीच में बारिश शुरू हो जाने के कारण कार्यवाही में बाधा आई, दोबारा से कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 22 और 23 अगस्त को प्रमुख वन संरक्षण ने भी सभी प्रभागों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की कार्यवाही पर रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि अतिक्रमण वन भूमि का क्षेत्रफल 11,814.46 हेक्टेयर है।
ये मुख्य रूप से जो मानसून का जो सीज़न होता है, इसमें जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो हरेला और जो वृक्षारोपण की गतिविधि है उसमें भी लगे रहते हैं। साथ ही में कुछ आपदा के ऐसे कार्य हो गए तो उसके कारण थोड़ा सा ये ऑपरेशन स्लो हुआ है। लेकिन इसी दौरान जो है बाकी जो सर्वे, सीमांकन और जो कोर्ट्स केस संबंधित जो वन भूमि से अतिक्रमण संबंधित जो केसेस थे उसकी समीक्षा की गई है। और साथ ही में हमारे जो विभागीय मुखिया है उनके द्वारा भी इसके ऊपर समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। तो उसमें संबंधित जो सक्षम अधिकारी हैं उनको वन भूमि अतिक्रमण हटाने के लिए जो है गति लाने के लिए और जो नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। अभी जो यहाँ उत्तराखंड वन विभाग के जो सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अभी तक 11,814 हेक्टेयर वन क्षेत्र वन भूमि से अतिक्रमित है यहाँ पे। और ये अभियान जब से चला है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ये वन भूमि अतिक्रमण जो हो रहा है यहाँ पे पुराना अतिक्रमण उसको हटाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें वर्तमान तक 2508 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से जो है अतिक्रमण हटा दिया गया है। तो अभी आगे भी अभियान चलता रहेगा। जो नदियाँ हैं हमारी नदियों के किनारे जो वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है उसको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही में ऐसे अतिक्रमण जो हाल फिलहाल में हुए 2009 के बाद हुए हैं उसके ऊपर भी जो है अभी समीक्षा बैठक आयोजित करके रणनीति बनाई जा रही है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बोट जलाशय गुलरभोज में पर्यटकों के लिए पैरासेलिंग बोट संचालन शुरू कर दिया गया है। इसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे की ओर से किया गया। बता दें कि टिहरी के बाद बोट जलाशय गुलरभोज उत्तराखंड का दूसरा डेस्टिनेशन बन गया है जहां पैरासेलिंग का संचालन हो रहा है। साथ ही अब पर्यटन राइडिंग स्पीड बोट, जस्किन डोनट बोट और वाटर स्कूटर के साथ ही पैरासेलिंग बोट का भी आनंद उठा सकेंगे। कहा ये जा रहा है कि अब कुछ ही दिनों में उत्तराखंड के गुलरभोज में गोवा जैसा नजारा देखने को मिल सकता है। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में अपनी नित नई पहचान बना रहे गुलरभोज के बोट जलाशय के लिए ये दिन उपलब्धि भरा है। मुझे विधायक बनाया और मेरा सपना था कि इस गुलरभोज जलाशय को हिंदुस्तान का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाना है। इस कड़ी में वाटर स्पोर्ट्स की कई गतिविधियां चालू हुई। सड़क की कनेक्टिविटी का प्रस्ताव शासन में है। बहुत ही कुछ दिनों में वो सैंक्शन हो जाएगा तो रोड की कनेक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। आज लोगों की मांग थी, पर्यटकों की मांग थी कि पैरासेलिंग शायद गोवा के अलावा कहीं नहीं है और उस पैरासेलिंग गतिविधियों को भी हमने शासन से स्वीकृति लेने में हमको सफलता मिली है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने पर्यटन मंत्री जी का, मैं और पूरी सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकृति दी है। आज पैरासेलिंग इस गतिविधि का आज यहाँ उद्घाटन है। मैं क्षेत्रवासियों को समस्त सबको शुभकामना देता हूँ और आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे अतिथि बनकर इस इलाके में, इस पर्यटन केंद्र में आप आइए। हर प्रकार से आपको सहूलियत दी जाएगी, आपकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। फैमिली सहित आप यहाँ आइए, बहुत अच्छा लगेगा। सर इसमें ऐसा है कि ये सड़क स्वीकृत हो चुकी है, इसमें पैसा भी उसमें आ गया बजट और ये बरसात के बाद मेरे ख्याल से ये चालू हो जाएगी। अगर ये सड़क अगर बन गई तो यहाँ पर्यटक बहुत आएगा क्योंकि रास्तों की बहुत वाकई में दयनीय स्थिति है और माननीय मंत्री जी इसमें लगे हुए हैं, माननीय विधायक जी कि हर हाल पर ये रोड बने और बनना भी चाहिए। जब यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो रोड का होना नितांत आवश्यक है और पर्यटक आएगा, इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। काजल भाई आपने ठीक कहा कि अगर इनको दोबारा मंत्री पद मिलता, बट बिना मंत्री रहते हुए भी हमारे माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री जी मंत्रियों से भी ज़्यादा पावर रखते हैं और मंत्रियों से भी ज़्यादा काम करवाने की इनके अंदर क्षमता है। और ये उसी का परिणाम है कि जो चीज़ गोवा में यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर लोगों को मिलती थी, आज हमारे क्षेत्र के अंदर गुलरभोज दिनेशपुर क्षेत्र के अंदर आपको जो है ये सुविधा मिल रही है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का और यहाँ के लोकल पर्यटकों का निश्चित रूप से उनके लिए एक सौगात है जो हमारे माननीय मंत्री जी ने दी है। मेरा इस मामले में जहाँ तक मानना है, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे पुलिस चौकी को इंस्टॉल किया गया था 1-1.5 साल पहले।
लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसमें किसी भी SI की या किसी भी कांस्टेबल की प्रॉपर उसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मेरा गुजारिश होगी मेरी हमारे लिए विधायक जी से कि इस जो पुलिस चौकी है उसको यहाँ पे एक्टिव करें और कम से कम 4 या 5 कांस्टेबल की यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे नियुक्ति करें ताकि इस तरह की अवांछित वारदात यहाँ पर ना हो। गढ़वाल मंडल आयुक्त IAS विनय शंकर पांडे हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने डैम कोठी में एक बैठक ली। इस बैठक में गढ़वाल आयुक्त ने विकास, कानून व्यवस्था, परियोजना संबंधित विषयों पर प्रगति रिपोर्ट ली और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विनय शंकर ने बताया कि विकास संबंधी परियोजना और कानून व्यवस्था को लेकर एक संक्षिप्त बैठक ली गई, जिसमें आपदा प्रभावित क्षेत्रों को भी जानकारी ली। इसको लेकर CDO का निर्देश दिए गए कि विकास संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने बताया कि आपदा के कारण विकास की गति प्रभावित हो जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यों की गति में तेजी लाई जाए। देखिए, आज हमने कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जनपद हरिद्वार के कुछ विकास संबंधित कार्यों के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर एक बैठक की है और बैठक संक्षिप्त थी। केवल उनसे हमने फीडबैक लिया है कि क्या क्या मेजर इश्यूज़ जनपद में अभी ऐसे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ के अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी कांवड़ मेले में चूँकि सावन का मास इस बार थोड़ा लंबा हो गया है, तो अभी भी थोड़े बहुत लोग दिख भी रहे हैं। हाल में अब उसका कलियर शरीफ का भी मेला है, उसको भी लेकर, तो इन सभी विषयों पर इनसे विचार विमर्श हुआ है, कुछ फीडबैक प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से विकास संबंधी कार्यों पर भी मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि चूँकि भी हरिद्वार की पूरी इंटायर टीम कांवड़ मेले में बिजी रही, फिर थोड़ी आपदा की स्थिति भी यहाँ आई, जल भराव की भी समस्या हुई, अब सिचुएशन कंट्रोल में है। तो मैंने ये भी CDO से ही कहा है कि अब विकास संबंधी जो कार्य हैं उन पर काफ़ी तेज़ी से फोकस करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि इसमें अपेक्षाकृत अन्य गतिविधियाँ थोड़ी कम रहती हैं। तो इसलिए बहुत ही डेडिकेटेड वे में जल जीवन मिशन के जो टारगेट हैं उसको शीघ्र पूरा करने की बात की गई है। जो और भी हमारे 50 लाख से बड़ी की परियोजनाएं स्वीकृति हैं जो उनकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट मैं करता हूं, तो उसके बारे में भी इनको निर्देश दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी अधिकारी काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आगामी 1 अक्टूबर को दिल्ली में शंखदान महारैली का आयोजन किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2005 को ही पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के तहत कर्मचारियों ने राजधानी देहरादून में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाया है। इसके बाद 1 अक्टूबर को दिल्ली में शंखदान महारैली निकाली जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी नेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूल ने कहा कि उत्तराखंड में सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाकर पुरानी पेंशन बहाली का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सांसद और विधायक एक साथ कई पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी आखिर पेंशन से वंचित क्यों हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। पूरे देश में कार्यक्रम है कि माननीय सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम है। एक लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने माननीय सांसदों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आप 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हो और कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर रहे हो, आप समय रहते जाग जाइए, नहीं तो वोट फॉर OPS अभियान के तहत कर्मचारी अपना आपको जवाब देंगे। और हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय सांसद गणों से कि आप कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। देखिए, लोकतंत्र में हमारे पास यही तरीका है कि बार बार आंदोलनात्मक प्रदर्शन करते रहिए। और अभी तो आपने देखा राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं हिमाचल पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, कर्नाटक में होने वाली है। और ये सरकारें भी समझ रही हैं कि जिस तरह से यदि कर्मचारियों को अनदेखा किया गया तो इसके दुष्परिणाम उनको देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार के जो राजनीतिक पंडित होंगे, राजनीतिक सलाहकार होंगे, वो समय रहते उन्हें सही सलाह देंगे और पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे।
काशीपुर में ट्रंचिंग ग्राउंड को बंद करने की मांग के लिए ग्राम कंचनाल गांजी के महिला पुरुषों का धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम ने ढेला नदी के बीच में ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया था, जिसकी दीवारें ढेला नदी की बाढ़ के कारण उसमें समा गई और सारा कूड़ा ढेला नदी से बह गया, जो कि आगे जाकर रामागंगा नदी में मिलकर उसको प्रदूषित कर अपवित्र करेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। निगम के पास लाखों रुपए की खाद बनाने की मशीन है जो खड़े खड़े जंग खा रही है। यहाँ किसानों की फसलें कूड़े से खराब हो रही है, इसका मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरा यहाँ पर आप देख ही रहे हो, चौथा दिन है और पूरा लंगर व्यवस्था चल रही है और सभी क्षेत्र के जो लोग हैं सभी यहाँ पर डटे हुए हैं दिन रात। और कूड़े की बड़ी समस्या है। आपने देखा कि नदी के अंदर इस तरीके से ट्रेंचिंग ग्राउंड का बनाना और नदी का पानी डिस्टर्ब होकर कॉलोनी और खेती के जो खेत हैं उनमें आना और सारा खेती 100 एकड़ के करीब खेती खराब कर दी। तो ये जगह उपयुक्त नहीं है। ये हम अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप कहीं और व्यवस्था करें, क्योंकि जो ढेला है वो बिल्कुल जड़ में आ गई है इस पहाड़ के। तो एक तरफ मोदी जी का विज़न है, केंद्र सरकार का विज़न है नदियों को साफ रखना, और एक तरफ हम कूड़ा जो है शहर का वो नदी में फेंकें, तो ये चीज़ें सही नहीं है। इसे लेकर यहाँ बैठे हुए सब लोग। ये जैसा कि सभी को विदित है कि ये एरिया जो है ट्रंचिंग ग्राउंड है और लगभग 10 सालों से यहाँ ट्रंचिंग ग्राउंड बना हुआ था और नगर निगम ने यहाँ ये कह रखा था कि हम इसकी चारदीवारी करा के मशीनें लगा के यहाँ पे एक सुरक्षित तरीके से यहाँ पे जो भी कूड़ा है उसको हम सुरक्षित करवाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हालात ये हैं कि जब अब ये आपदा आई है, पानी आया है, तो उससे यहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि खराब हो गई है और नगर निगम का कोई बंदा यहाँ नहीं आया। एक दिन का वो टाइम ले गए थे, 2 दिन का, कि 15 अगस्त के बाद हम यहाँ कार्रवाई शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 15 अगस्त के होने के बाद भी आज 4 दिन हो गए, नगर निगम से कोई बंदा यहाँ नहीं आया। यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पीने की व्यवस्था, पानी सारा ख़राब हो चुका है, नलों का वो सारा ख़राब हो चुका है। कूड़े की आप जहाँ तक आपकी नज़र मारेगी सारे खेत ख़राब हो जाए, कूड़ा वहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन नगर निगम की तरफ से यहाँ कोई सुविधा नहीं। हम खालसा फाउंडेशन की तरफ से निगम और प्रशासन सबको जो है निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पहुँचे और इसका जो है एक हल जो है उसको किया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता, यहाँ जो लोग यहाँ पे हैं, उन सबको जो है कुछ आश्वासन मिले कि वो जो है आगे भविष्य में इन चीज़ों को ना दोबारा। कोटद्वार में पुलों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। ऐसे में सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है कि सिद्धबली मंदिर पर बने पुल की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है। इसे लेकर लोगों का कहना है कि सिद्धबली मंदिर के पुल का पिल्लर पूरी तरह से खोखला हो चुका है, जिसकी मुरम्मत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उप जिला अधिकारी सोहन सिंह सैनी को पुल की स्थिति से अवगत करवाया गया है, उसके बाद प्रशासन को पुल की मुरम्मत करने की याद आई है। लोगों का कहना है कि ये पुल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र सिद्धबली मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस पुल से होकर लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने जाते हैं। अगर प्रशासन की लापरवाही के चलते ये पुल धराशायी हो गया तो उस स्थिति में सिद्धबली मंदिर को जाने वाला दूसरा गाड़ी का घाट पुल पहले से ही टूट चुका है, जिससे लोगों के पास अब कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं बचा है। प्रशासन को चाहिए कि समय रहते जल्द से जल्द इसकी मुरम्मत करवा दी जाए। देखिए, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने सभी को जो है निर्देशित कर रखा है कि वो तत्काल जो है जो भी आपदा में क्षतिग्रस्त पुल है या सड़क है उसको तत्काल ठीक कराएं। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सिद्धबली वाला हमारा पुल था उसमें कार्य शुरू हो गया है और ये तत्काल इसको तुरंत जो है उसको जल्दी सुरक्षित उसमें आ जाए हमारा वो तो चालू हो जाएगा वो। देहरादून में चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज में उस समय हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम ने कुछ लोगों को देवदार के पेड़ की कटाई करते हुए पकड़ा। बता दें कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि देवदार के पेड़ों को अवैध तरीके से कटान हो रहा है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने कनासर रेंज में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वन विभाग की टीम ने तकरीबन 3000 देवदार और केले के स्लीपर बरामद किए। इस पूरे मामले को लेकर प्रमुख वन संरक्षण अनूप मलिक ने बताया कि जांच की प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर अवैध कटान में संलिप्त 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल जांच पूरी होने पर जिन जिन के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही जा रही है। इसमें जो विभाग की मिली भगत होगी, जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाए। सर, अगर अभी की बात की जाए तो मतलब आगामी समय में जो है वो
टीम्स को बढ़ाया गया है, वहाँ पे गश्ती बढ़ाई गई है, क्या कुछ निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? हाँ, उसमें जो मसूरी से टीमें और लगाई गई हैं, मसूरी वन प्रभाग से 2 रेंज अफसर्स की तैनाती की गई है वहाँ पर। और इसमें और अगर कुछ मतलब कहीं और इलीगल एक्टिविटीज़ कोई सामने आती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपने देखा इसमें कुछ लोगों को शपथ किया गया, कुछ को निलंबित किया गया, FIR भी हम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें कोई बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी। देहरादून में पिस्तौल दिखाकर वाहन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल बरामद की है। हालांकि पकड़े गए आरोपियों का एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस बारे में ASP दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जो यहाँ पढ़ाई की बात कहकर किराए के कमरे पर रह रहे थे। ASP ने बताया कि ये लोग वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। ये 7 अगस्त को रात के लगभग 10:30 बजे प्रेमनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल की लूट 3 बदमाश करते हैं असला दिखा करके। और रात का वक्त था, इसमें इसको वर्कआउट करने के लिए हमने 4 टीमें बनाई और पूरी प्रक्रिया में लगभग 2000 CCTV को खंगाला गया। आपके देहरादून से लेकर के पोटा साहिब से लेकर के हरियाणा, पंजाब, इवन UP के इलाके में जाकर के हम लोगों ने खंगाला और खंगाल करके 2 बदमाश सुखविंदर उर्फ सुक्कू है और शिव कुमार, ये दोनों सिरसा के रहने वाले हैं। तीसरा एक जो फरार चल रहा है अमरजीत, ये भी सिरसा का रहने वाला है, ये फरार चल रहा है। 2 अभियुक्तों का हमने अरेस्ट कर लिया है। मोटरसाइकिल अपाचे उसको हमने रिकवर कर लिया है। उस मोटरसाइकिल पर एक गलत जो नंबर प्लेट था राजस्थान नंबर का, वो भी हमने 2 बरामद कर लिए हैं। एक पिस्टल मैं 30 जिंदा कारतूस वो भी रिकवर कर लिया है। इन्होंने 22 तारीख को 22 जुलाई को एक हरजिंदर सन ऑफ सुखबीर सिंह विंग नंबर 1 में के वहाँ जाकर के इन्होंने उसके मकान में एक कमरा का किराया लिया था और उसमें एक चादर, एक आपका तकिया और एक गद्दा रख कर के कुछ दिन यहाँ पर रहे थे। और जाते मतलब 7 तारीख को उन्होंने घटना कारित किया और इस केस को हमने वर्कआउट कर लिया है। पूरी टीम बहुत टफ। इसमें एक विशेष बात ये थी कि एक तो पहली बात ब्लाइंड केस था, दूसरा जो घटनास्थल था उसके आसपास कोई बिजली थी नहीं, तो इसलिए जो है वो नंबर प्लेट भी विजिबल न तो वादी को हुआ न किसी अन्य को हुआ। पुलिस ने बहुत मशक्कत करने के बाद केवल मोटरसाइकिल के पीछे का एक लाइट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से लेकर के हमने पूरा फुटेज जो जहाँ पर भी हमको CCTV उपलब्ध थे वहाँ का फुटेज हम देखते हुए कुल्हाल और पोंडा साहिब तक गए। उसके बाद आगे फर्दर जाने पर तब जाकर के इसका कुछ हल्का फुल्का जानकारी भी नंबर को मिला करके देखा गया। देखने के बाद पूरे लगभग 12 दिन के बाद ये मामला वर्कआउट हुआ है और बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ी प्रेमनगर थाने को। SO साहब स्वयं गए थे वहाँ पूरे आपके हरियाणा, पंजाब और पोंटा साहिब के हिमाचल प्रदेश में, तो एक अच्छा वर्कआउट हुआ है और गाड़ी हमने बरामद कर ली है। उस पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 का नगद पुरस्कार मैं घोषणा करता हूँ। पहाड़ों की रानी मसूरी में महिला कांग्रेस ने दूसरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी के होटल के सभागार में हरियाली तीज का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। इस दौरान तीज विभिन्न प्रतियोगिता के साथ तीज क्वीन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर जसबीर कौर ने देश और प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की बधाई देते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। राजनीति, विज्ञान, तकनीकी सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अलग मुकाम हासिल किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। हरियाली तीज के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को, माता बहनों सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और ये त्यौहार जो है पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये कार्यक्रम मनाया जाता है, क्योंकि आज तीज है, आज चांद भी शुक्ल पक्ष का तीसरा है। और इस दिन वातावरण जो होता है कि पूरा सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली रहती है और महिलाएं भी अपने हाथ पे मेहंदी लगा के अपने चारों तरफ हरियाली फैलाना चाहती हैं, अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहती हैं। और इसके लिए एक किंवदंती भी है कि
माँ पार्वती ने बड़ी कठोर तपस्या के बाद शिव जी को पाया था, प्राप्त किया था। तो इस दिन जो है शिव जी पार्वती की पूजा भी होती है, राधा कृष्ण की भी पूजा होती है और सब महिलाएं जो हैं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं और शुभकामनाएं अपने परिवार के लिए चाहती हैं। जो बच्चियां विवाह करके अपने ससुराल जाती हैं वो भी सावन के महीने में अपने घर आती हैं और यहाँ पर सब मिलकर मेहंदी लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, झूले झूलती हैं और बड़ी खुशी से ये त्यौहार को मनाती हैं। ज़्यादातर ये त्यौहार जो है उत्तर प्रदेश में पूर्व में मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर इन दिनों फसल भी तैयार होती है और बरसात का मौसम भी होता है, हरियाली भी होती है और इसलिए सबके मन में हरियाली रहती है और वो चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है हरा भरा रहे और सब लोग खुशहाल रहें, पूरा देश खुशहाल रहे, समाज खुशहाल रहे, सबकी यही कामना होती है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपनी सभी महिलाओं को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये चाहती हूँ कि उनका परिवार भी तीज की तरह हरा भरा। ऋषिकेश के निकट रानी पोखरी स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर जमकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति को नियम विरुद्ध कई शराब की पेटियां बेची जा रही हैं, जिसका इस्तेमाल तस्करी कर अवैध रूप से बिक्री में किया जा रहा है। यह खुलासा रायवाला पुलिस की गिरफ्तारी में आए शराब तस्कर ने पुलिस के सामने पूछताछ में किया है। ऋषिकेश बैराज जलाशय में एक महिला का शव दिखाई देने से सनसनी मच गई। लोगों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बैराज जलाशय पहुंची। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद बैराज जलाशय से शव को बाहर निकालकर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के हवाले किया। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।